हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का चैप्टर 5 लेसन 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी, जिसे आप लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते होंगे, जिसका अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं ये लेसन। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आएगा ये लेसन। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक अगर आप हम नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, तो जैसे कि श्रेणी बोल रहा है तो किसी अंकों का श्रेणी बोल सकते हैं, जैसे 3, 7, 11, 15, 19। ये सारे क्या हैं? अंक हैं। अब देखिए 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 7 में कितना प्लस करेंगे, किया जा रहा है, यहाँ पे भी 4 प्लस कर रहे हैं। इसमें कितना प्लस करेंगे कि 15 आ जा रहा है। इसमें 15 4 प्लस कर रहे हैं। इसमें कितना 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये तो छोटा अंक है जिसके बचता है, इसमें 4 प्लस करें। आगे वाला संख्या अगर जितना भी संख्या यहाँ पे पूछा जाए आप बताते हैं, लेकिन अगर अंक मिले तो क्या ऐसे बताया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तो पहले हम लोग बेसिक देखते हैं ऐसे श्रेणी क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जैसा कि हम लोग संख्या देख रहे थे, एक निश्चित पैटर्न जैसे कि अभी हम लोग उदाहरण देखे, उसमें क्या था, एक निश्चित पैटर्न था जिस एक लंबा मतलब सब क्या का सीरीज बन रहा था। तो इसे ही क्या बोलते हैं? श्रेणी का। एक निश्चित टर्न जैसे देखिए, एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करने वाली संख्या की एक सूची एक निकल आती है। जैसे कि देखते हैं हम लोग, जैसे इसके पहले वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। 7, 15, 19, ये सारे क्या है? एक निश्चित संख्या पे मतलब अनुसरण करें। जैसे इसमें 4 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें 4 प्लस करेंगे 11, इसमें प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसमें 4 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है कि नहीं है? देखिए, तो सब 4 का अनुसरण कर रही है, यानी सभी संख्या का अनुसरण कर रही है, ये संख्या। तो इसलिए क्या है, ये निश्चित पैटर्न पर आधारित है। जैसा कि नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे सभी 4 का अनुसरण कर रही है सभी संख्या। तो ये एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है कि नहीं है? इसीलिए इस परिभाषा को एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करने वाली संख्याओं की एक सूची एक समानांतर श्रेणी कहती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये पूरे संख्या किसको तो समानांतर श्रेणी है, लेकिन इसमें ये एक वर्ड है, एक ही वर्ड है। जैसे 3 है, 7 है, 5 है, 11 है, 19 है, ये सभी। तो ये सभी क्या क्या होंगे? तो कोई बताते हैं? अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करें। वैसे देखिए, सूची के प्रत्येक संख्या को क्या बोलते? पद बोला जाता है। सूची प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद, यानी टर्म कहते हैं। चलिए, तो टर्म का के बारे में देखते हैं। देखिए क्या होता है, सूची के प्रत्येक संख्या को टर्म बोलते हैं। परिभाषा तो लिखवाने वो थैला ही नहीं है, वैसे बोलिएगा तो लिखवा देंगे। लिख लीजिए, सूची के एक संख्या एक पद कहती है। जैसे कि इसमें 11 क्या है? 15 क्या है? पद है। 19 क्या है? पद है। 7 क्या है? पद है। 3 क्या है? पद है। लेकिन पूरे सूची की बात की तो एक श्रेणी है। श्रेणी को अंग्रेजी में प्रोग्रेशन का बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में श्रेणी। अब देखिए, श्रेणी कितने प्रकार का होता है? देखिए, श्रेणी तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग को जो श्रेणी जानना है, ये समानांतर श्रेणी को जानना है, जो कि पहले नंबर पे एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में सब बोलते हैं। आगे 11 12 में आपको जीपी, एचपी अभी नहीं मिला। तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ना है समानांतर श्रेणी क्या हो। ठीक है, देखिए, किसी 2 क्रमागत पदों का अंतर एक स्थिरांक हो तो उसे समानांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एपी को देख 3, 7, 11, 15, 19, 3, 11, 15, 19।
ये क्या है, समानांतर श्रेणी है, पहले बता दिए हैं श्रेणी है ये। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये समानांतर श्रेणी ही है। तो पहचानने का नियम, दो क्रम पदों का अंतर एक स्थिरांक हो, यानी कि सभी का अंतर कितना होगा, सेम होगा सभी। जैसे कि एक यहाँ पे भी लिख करके समझा 3 15 19, ये सभी में कितना प्लस है 4, सभी कितना प्लस है 4, सभी में कितना प्लस है 4, सभी में कितना प्लस 4। तो यानी कि ये जो आ रहा है ये सभी में सेम है, सेम है। तो इसीलिए किसी क्रमागत पदों का अंतर एक स्थिरांक हो तो उसे समानांतर श्रेणी हैं। तो आप समझ गए, समानांतर श्रेणी पकड़ेंगे। नहीं समझ में आया तो देखिए, ये इसको A1 A1 मान सकते हैं, इसको A2 मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको A5 मान सकते हैं। देखिए, तो हम लोग जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो निकाल करके A2 से निकाला जाता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 7 माइनस 3 कर दो कितना आ गया 4, कॉमन डिफरेंस निकला 4, दो का डिफरेंस कितना है 4। अब देखिए इसमें A3 माइनस 2, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। नहीं फिर माइनस 11 करेंगे, 15 माइनस 11 कर A4 A3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 4। अब देखिए A माइनस A4 का तभी भी तो 4 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें स्थिरांक जो है केवल एक है, मतलब चारों जितने भी संख्या सभी में सेम स्थिरांक है, इसीलिए इस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि समानांतर श्रेणी समझे होंगे आप लोग। अब देखिए सार्वअंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में सार्वअंतर बोलते हैं, दो क्रमागत संख्या के अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे देखिए ये पहला उदाहरण जो था दूसरी संख्या यानी कि A माइनस A1 बताए थे, फिर इसमें A3 माइनस क्या बोल देते हैं A3 माइनस A2 F माइनस A3, ऐसे न तक जाता है, ये अनंत तक हो सकता है। इसीलिए इसमें nवा पद माइनस बड़ा होगा -1। ठीक, वाह, यहाँ पे जितना भी संख्या होगा उतना ही देंगे, मान कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सार्वअंतर निकल जाएगा, दोनों के संख्याओं का बीच का अंक निकल जाएगा। जैसे 3 7 11 था, ये सभी में जितना अंतर है क्या, ये पहला दूसरा पद, ये 7 दूसरा पद, ये पहला पद, 7 माइनस डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कॉमन दिखा गया, यानी कि CD निकल गया। तो इतना बच गए होंगे आप लोग। जैसे कि एक उदाहरण हम समझ लिए 5 8 11 14। देखिए इसमें इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें इतना कितना है, इसमें इसका कितना है। तो पहले दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11 माइनस 8 क्या जाएगा 3, यानी कॉमन डिफरेंस 3 निकल रहा है सभी का, 3 हो जाएगा +3 इसमें +3 इसमें प्लस। इससे हम लोग बता सकते हैं कि मतलब ये एक समानांतर नहीं है, क्या नहीं बता सकते हैं लोग, ये सब जांच करके अंतर से बता सकते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे A लिखे हैं, A+D लिखे हैं, A+2D लिखे हैं, A+3D लिखे हैं, A+4D लिखे हैं। देखिए क्यों लिखे हैं और कैसे लिखे हैं। जैसे कि अगर हमको एक वर्ड दे दिया जाए, जैसे 5, 2 वर्ड दे दिया जाएगा 5 एक क्या 8, 5 और 8, ये हमको 2 पद मिला। इस पूरे को क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोल सकते हैं। तो अब देखिए जैसे कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बताएं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होंगे,
दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है इसमें? दूसरा पद 8 है, 8 माइनस पहला पद कितना है? 5 है। कितना कॉमन डिफरेंस निकलेगा? यहाँ सी डी बराबर होता है ये, तो सी डी बराबर क्या निकलेगा? सी डी बराबर 3 निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस 3 निकला। अब देखिए सूत्र पे देखिएगा ना, तो पहला पद इसमें दिया है, पहला पद यानी कि ए पहला पद है 5 दिया है। अब दूसरा पद a प्लस डी है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस दिया है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा लो, ए पी बराबर ए यहाँ पे माना गया है और सी डी बराबर डी माना गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे समझिएगा कि ए पी है, और जहाँ पे डी होगा उसको समझिएगा कि सी डी है, यानी कॉमन डिफरेंस है। यहाँ तक तो समझ रहे होंगे आप सभी। तो देखिए ए बराबर यानी ए पी 5 दिया है, और कॉमन डिफरेंस हम निकल गया 3 दिया गया है। तो अब दूसरा जोड़ेंगे। देखिए तो दूसरा संख्या निकालने के लिए पहला संख्या की ए कितना है? ए का मान 5 दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3 आया। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा पद ये 8 हुआ। अब देखिए तीसरा पद क्या है? तीसरा पद में a प्लस 2d यानी ए का मान कितना? 5। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह सूत्र में है तो दे देंगे। अब 2 और d का मान कितना है? और d के बाद में यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 5 11, यानी तीसरा पद कितना होगा इसका? 11। अब देखिए चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d यानी कि a कितना दिया है? 5 प्लस 3 इंटू कितना d है? तो 3 है। तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 14 कर सकते हैं। ऐसे ही इसका कोई सीमा है? अनंत तक निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना दूर तक। तो ये समानांतर श्रेणी का क्या है? व्यापक रूप है। आप लोग इस व्यापक रूप को याद कर लीजिएगा लो। ये वाला एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। हमारे चैनल पे भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज आने वाला है। आप लोगों के एग्जाम के पहले प्रत्येक चैप्टर वाइज लाएंगे और टॉपिक वाइज भी, तो देखना नहीं भूलिएगा लो। ऑब्जेक्टिव सीरीज 99% गारंटी है कि उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसी में से पूछे जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज से। तो इस फॉर्म को ए प्लस बी, ए प्लस 2b, डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे अनंत तक जा सकता है। तो इस फॉर्म को जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए पी यानी कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ये। ठीक है, मतलब अगर सामान्य समानांतर श्रेणी है तो ऐसे रूप में अगर आता है तो उसको समानांतर श्रेणी बोलेंगे, वरना कुछ नहीं बोलेंगे। इतना तो समझ रहे हैं आप लोग। देखिए तो अब हम लोग कि नहीं वर्धमान या ह्रासमान समानांतर श्रेणी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एपी। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं वर्धमान एपी के बारे में, यानी कि इसको अंग्रेजी में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एपी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एकदम बोल सकते हैं। तो यानी कि यदि एक एपी का दूसरा पद पहले वाले पद से बड़ा हो तो उस श्रेणी को वर्धमान समानांतर श्रेणी कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे 1 5 9 13 यहाँ पे चला जाएगा आगे से। देखिए यदि एक एपी का दूसरा
पहले वाले पद से बड़ा हो, यानी कि ये कौन सा पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये पहला पद। तो दूसरा पद पहले वाले से पद से ये क्या होंगे, बड़ा होगा। तो उस श्रेणी को वर्धमान समानांतर श्रेणी या इंक्रीजिंग समानांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इसको। जैसे देखिए 1 5 9 3, इसमें दूसरा पद क्या हुआ, ये 5 से 1 जाएगा, तो ये क्या है, बड़ा है कि नहीं है, कितना 4 बड़ा है। तो ये क्या हुआ, ये मतलब वर्तमान, ये इंक्रीजिंग एपी हो गया। अब डिक्रीजिंग एपी भी होता है, जो कि हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डिक्रीजिंग एपी में क्या होता है, यानी ह्रासमान होगा, यानी कि हानि होगा। तो यदि किसी एपी का दूसरा पद पहले पद से छोटा होता है तो वैसे एपी को ह्रासमान एपी कहते हैं या डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि किसी एपी का दूसरा पद पहले पद से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे देखिए 15 11 7 4, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये कौन सा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -4 है। ये क्या है, पहला पद दूसरा पद पहले से छोटा हो जाएगा, तो उसे कौन सा एपी बोलेंगे, ह्रासमान एपी। इतना समझे आप लोग। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यानी कि एक नोट करके लिखिएगा अपने कॉपी में कि कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकते हैं, यानी कि सार्वअंतर कॉपी में लिखिएगा लोग, सार्वअंतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक बोलेगा कि ऋणात्मक सार्वअंतर ऋणात्मक हो सकता है क्या, या फिर इनमें से ऋणात्मक हो सकते हैं, आप 4 को ऑप्शन दे देगा, तो आप इस चीज़ को चूज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा लो इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, VVI। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें तो आप लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी परिमित और अपरिमित, यानी कि किसे पहले हम लोग देख लेते हैं फाइनाइट का, यानी कि परिमित का। परिमित क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद में अपरिमित के बारे में देखेंगे। तो किसी एपी का अंतिम पद किसी एपी का अंतिम पद मालूम हो तो एपी के पदों की संख्या निश्चित हो जाती है। अभी हम लोग अनिश्चित के बारे में बता रहे थे, अब निश्चित हो जाती है तो इसे फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कि 4 8 12 16 ऐसे करते 100 तक जाना है, 100 तक जाना है।
इसमें कितना प्लस करेंगे 8, इसमें 4, इसमें 16, इसमें ऐसे ऐसे प्लस करते करते हम लोग कितना दूर तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। तो हमको मालूम है ना कि 100 तक जाना है, तो इसीलिए क्या है ये इन्फिनाइट ये नहीं है, अपरिमित नहीं है, हमको मालूम है कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसे एपी को क्या बोलेंगे फाइनाइट एपी, यानी कि परिमित एपी। ठीक है। अब ठीक इसके विपरीत अगर नहीं मालूम होगा तो उसे कौन सा एपी बोलेंगे। जैसे यदि किसी एपी के अनपद हो अनंत पद हो और इसका अंतिम पद ज्ञात न हो तो इसे कौन सा इन्फिनाइट INFINIT इन्फिनाइट एपी बोलेंगे। ठीक है, समझ गए है ना। जैसे इसका उदाहरण तो आप लोग को मालूम है 2, 8, 14, 20, 26 एक्सेट्रा, जहाँ तक चाहे वहाँ तक लेकर जा सकते हैं इसको। मतलब इसका अंतिम पद हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने एपी का पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो सभी देख लिए। अगले वीडियो जो आएगा उसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर के, फिर NCERT किताब को सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे पूरे किताब को देख लिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में।